तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th का 9th चैप्टर का है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे जो बाहरी फोर्स बिल्कुल भी नेट जीरो लग रहा है, कोई भी यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। तो यहाँ पॉसिबल है कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कभी जीरो ही ना हो। इफ़ येस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर हाँ, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में। अगर नहीं तो यहाँ पे हमें रीज़न प्रोवाइड करना है। तो देखते हैं इसके आंसर की तरफ। पहली बात तो हाँ, ऐसा हो सकता है व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगी वो देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है द ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में हो और यूनिफॉर्म स्पीड हो उसकी, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि वहाँ पे वेलोसिटी उसकी नॉन जीरो हो सकती है। बी पॉइंट बोला गया है देयर शुड बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो अगर वो मोशन में है तो उसकी मैग्नीट्यूड जो हो, वहाँ पे स्पीड में कोई भी चेंज ना हो, तो वहाँ पे भी नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है। सी पॉइंट बोला गया है देयर शुड बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज ना की जाए उस ऑब्जेक्ट की, मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉलो कर रही है तो वहीं पे वो फॉलो करे। तो ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। लास्ट पॉइंट बोला गया है द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी आगे जाके यहाँ पे जो है क्या होगी, जीरो हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे साइकिल पैडल करते हैं, तो साइकिल पैडल करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एयर का फ्रिक्शन लगता है और जो सरफेस का और टायर का जो फ्रिक्शन लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, साइकिल रुक जाती है अगर हम उसको पैडल मारना छोड़ दें। अगर ये दोनों चीज़ ना हो, ना ही एयर फ्रिक्शन हो और ना ही रोड सरफेस पे यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगे, तो यहाँ पे क्या होगी, साइकिल हमेशा हमारे क्या होगी, मूव करने लगेगी, मोशन में ही रहेगी। तो यहाँ पे बोला गया नॉन जीरो वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। तो डी कंडीशन में भी यही बोला गया है कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ग्राउंड पे लगेगा ही नहीं तो गाड़ी रुकेगी कैसे, और वो नॉन जीरो वेलोसिटी की कंडीशन में आ जाएगा। होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम कारपेट को जब बीट करते हैं तो उसमें से धूल धक्कड़ निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं इसके आंसर की तरफ। बीटिंग ऑफ ए कारपेट विद अ स्टिक makes the carpet comes in motion suddenly while dust particles trapped within the pores of carpet have tendency to remain in rest and in order to maintain the position of rest they come out of carpet। तो यहाँ पे बोला गया है जब हम यहाँ पे कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट तो हमारा मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा, तो कारपेट तो हमारा मोशन में आ गया, बट जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अभी यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है। और जैसे कारपेट हमारा क्या होगा, मोशन में आएगा, तो ये रेस्ट में रहेंगे, तो ये हमें क्या होगा, बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ तो हमारा मोशन में आ जाता है, जबकि पत्ती वहाँ पे मोशन में नहीं आती, जिसकी वजह से वो गिर जाती हैं। सेम यहाँ पे कारपेट होगा, कारपेट यहाँ पे हम बीट करेंगे स्टिक से तो वो मोशन में आ जाएगा, जबकि डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होंगे, रेस्ट पोजिशन में होंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या था, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में थे तो वो रेस्ट में रहेगा, और मोशन जो ऑब्जेक्ट लगेगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो सिर्फ कारपेट पे लगेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद अ रोप। तो आपने देखा होगा जैसे हम बस में चढ़ते हैं तो हम अपना लगेज क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। जो हम लगेज ऊपर रखते हैं तो उसको बोला जाता है कि उसको अच्छे से बांध के रखें, नहीं तो वो यहाँ पे क्या होगा, गिर सकता है। तो ऐसा होता क्यों है वो हमें यहाँ पे बताना है, हम उसको यहाँ पे बांध के क्यों रखते हैं। तो देखते हैं इसके आंसर की तरफ। वैन बस विल कम इन मोशन फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ रेस्ट लगेज कैप्ट ओवर इट्स रूफ में फॉल डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोशन में तो बस आ जाएगी जब वो चलना स्टार्ट होगी, बट जो लगेज है वो यहाँ पे अभी क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, और वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो यहाँ पे क्या हो सकता है, गिर सकता है। सिमिलरली व्हेन अ मूविंग बस विल कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और देयर इज एनी सडन चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज ऑफ अप्लाइंग ऑफ ब्रेक
लगेज में फॉल डाउन बिकॉज ऑफ इट टेंडेंसी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि यहाँ पे बस रुक सकती है या उसको ब्रेक लगाने पड़ जाए किसी सवारी को बैठाने के लिए, तो लगेज जो होता है वो यहाँ पे क्या होगा, नीचे गिर सकता है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट में है और वो चाहेगा मैं रेस्ट पोजीशन में ही रहूँ, मोशन में क्यों आऊँ। और जैसे ही वहाँ पे बस ब्रेक लगाएगी वो मोशन में आके नीचे गिर जाएगा। दिस इज द कॉज डेट इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप सो डैट लगेज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग डाउन। तो इसलिए एडवाइस की जाती है कि जो लगेज है उसको हम यहाँ पे रोप से बांध के रखें, क्योंकि वो नीचे ना गिरे। अगर वो नीचे गिरेगी तो किसी के सर पे गिर सकती है और यहाँ पे लगेज हमारा टूट भी सकता है, तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से हमें उसको बांध के रखना चाहिए। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो बैट्समैन ने यहाँ पे क्या करा, बॉल को हिट किया और बॉल को हिट करने के बाद जो बॉल है वो मूव कर रही है, किस पे, ग्राउंड पे मूव कर रही है, रोल कर रही है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज। तो यहाँ पे कुछ दूरी तय करने के बाद जो बॉल है वो खुद ब खुद अपने आप रुक जाती है, और वो बॉल क्यों रुकी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। तो बैट्समैन ने यहाँ पे बॉल को ज़्यादा हार्ड यहाँ पे हिट नहीं किया था। बी में बोला गया है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है जो कि यहाँ पे बॉल पे लग रही है। सी ऑप्शन बोला गया है देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है जो बॉल को अपोज कर रहा है। और डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्यों सही होगा, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा बॉल क्या है, यहाँ पे मोशन में है। कुछ दूरी तय करने के बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो कि बॉल को आगे जाने से अपोज कर रहा है, रोक रहा है, जिसकी वजह से बॉल यहाँ पे क्या होगी, रेस्ट में आ जाएगी। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे तो बॉल यहाँ पे क्या होगा, मूव भी करने लग जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सलेशन। तो यहाँ पे एक ट्रक है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है पहाड़ी से। मान लो जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पहाड़ी यहाँ पे नीचे ढलान पे है, तो नीचे की साइड आ रहा है वो। और जो कांस्टेंट एक्सलेशन, तो यहाँ पे जो एक्सलेशन है उसका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो वो यहाँ पे डिस्टेंस कवर करता है 400 मीटर 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सलेशन, तो हमें यहाँ पे उसका एक्सलेशन बताना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। तो यहाँ पे हमें फोर्स बताना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा जब यहाँ पे जो ट्रक का मास है वहाँ पे कितना है, 7 मेट्रिक टन है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्टेंस और टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें जो गिवन है वो हमारा यहाँ पे कितना है, 400 मीटर है। कितना है हमारा, 400 मीटर। डिस्टेंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना है, 400 मीटर है। और जो टाइम है हमारा यहाँ पे, टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकेंड दे रखा है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, इसकी 0 होगी। 0 इसलिए होगी क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ था और इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं। अब यहाँ पे जो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है और एक्सेलरेशन भी दे रखा है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे और टाइम और स्पीड की वैल्यू रख के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वो देख लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जिससे कि याद रहे कि हम फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लिखना ज़रूरी होता है, अगर हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी हमारा टाइम है, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, एस हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है।
तो डिस्टेंस जो हमारा यहाँ पे कवर हुआ था वो यहाँ पे कितना कवर हुआ था, 400 मीटर कवर हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी और टाइम हमारे यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन तो हमें निकालना ही है और टाइम हमें यहाँ पे कितना रखा है, 20। इसका यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 400 का 400 रहेगा और यहाँ पे 0 को 20 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन और 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसको यहाँ पे काट लेते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 200 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 400 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 400 डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, 2 बचा। और एक्सेलरेशन हमारा कितना यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन निकल चुका है जो कि यहाँ पे कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पे फोर्स भी बताना था कि कितना फोर्स लग रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम यहाँ पे फोर्स भी लगा देंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या बोलता है देख लेते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास तो हमें यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, 7 मेट्रिक टन। और 1 मेट्रिक टन में हमारा 1000 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे हम कितना हो जाएगा, 7000 किलोग्राम हो जाएगा। तो 7000 इंटू एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 14000 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, या इसकी यूनिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दोनों यूनिट में से जो आपको अच्छी लगे वो यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो न्यूटन चाहे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो यहाँ पे जो स्टोन का वेट है वो यहाँ पे 1 किलोग्राम है और जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। और स्टोन को हमने यहाँ पे फ्रोजन लेक में फेंका। फ्रोजन लेक जो यहाँ पे जमी हुई लेक है वहाँ पे हमने उसको फेंका और स्टोन यहाँ पे कुछ दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है वो, 50 मीटर। उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है किसके बीच में, स्टोन और आइस के बीच में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन कौन सी गिवन वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मास दे रखा है, तो मास ऑफ स्टोन यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ स्टोन कितना है हमारा, 1 किलोग्राम। और हमें यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पे कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। किस पोजीशन में आ जाता है वो, कुछ दूरी तय करने के बाद, 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और वो कितनी दूरी तय करता है, 50 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रख के वहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। एक्सेलरेशन इसलिए निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिससे फोर्स निकालने में हमें हेल्प होगी कि यहाँ पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होप आपको पता होगी, जो कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होती है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन अलग निकाल के इसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ से अलग निकाला, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं सारी की। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारी 20 थी और फाइनल 0 थी। तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर करेंगे और इनिशियल यहाँ पे कितनी थी, 20 थी। तो 20 का होल स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे 2, और डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना दे रखा था, 50 मीटर। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे काटने के बाद हमारा जो बचेगा कितना बचेगा, -4 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल लग रहा है। फ्रिक्शनल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे नेगेटिव निकला है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मास हमें दे रखा है 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे क्या निकला है, -4। तो आंसर जो निकलेगा फोर्स का वो यहाँ पे क्या निकलेगा, -4 न्यूटन निकलेगा। तो होप यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी निकाल लिया हमने और यहाँ पे एक्सेलरेशन में निकाल लिया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो वैगन्स यहाँ पे जो ट्रेन के पीछे डब्बे लगे रहते हैं उनको बोला जाता है। तो 8000 किलोग्राम यहाँ पे इंजन है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 डब्बे को खींच रहा है और ईच ऑफ 2000 किलोग्राम, और हर एक डब्बे का जो वजन है वो यहाँ पे कितना है, 2000 किलोग्राम है। अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इफ द इंजन exerts a force of 40,000 न्यूटन and the track offers a friction force of 5,000 न्यूटन, then calculate। तो यहाँ पे इंजन जो है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो ट्रैक्स पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन का लग रहा है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ कैलकुलेट करके बतानी है। पहला है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, बी है हमारा द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, सी है हमारा द फोर्स ऑफ वैगन ऑन वैगन 2। तो पहला हम देखते हैं द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे पहला सॉल्व करेंगे, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स हमें यहाँ पे कितना लग रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ गिवन दे रखा है वो हम देख लेते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रेन, तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ट्रेन वो देख लेते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रेन, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो यहाँ पे हमें दे रखा है 40,000 न्यूटन। कितना दे रखा है, 40,000 न्यूटन दे रखा है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना एक्सर्ट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे हमारा लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है हमारा यहाँ पे 5,000 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना होगा हमारा, -5,000 न्यूटन। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालना है हमें, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स जो होगा हमारा वो देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे दोनों फोर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस होता है। तो दोनों फोर्स यहाँ पे कितना है, जो फोर्स यहाँ पे ट्रेन एक्सर्ट कर रहा है वो यहाँ पे कितना है हमारा 40,000 है, और जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे ट्रैक पे लग रही है वो हम यहाँ पे कितना है 5,000 न्यूटन है नेगेटिव में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे नेगेटिव में 5,000 है। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो 40,000 माइनस का 5,000 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 35,000। तो 35,000 न्यूटन यहाँ पे क्या होगा हमारा नेट एक्सीलरेशन फोर्स लगेगा। कितना लगेगा हमारा 35,000 न्यूटन नेट एक्सीलरेशन फोर्स। अब देखते हैं इसका बी और सी पार्ट। तो अब हम यहाँ पे बी पार्ट बताएंगे और बी पार्ट में हमें यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है ट्रेन पे वो कितने का लग रहा है, वो हमें यहाँ पे देखना है। उससे पहले हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा मास ऑफ वैगन, कि डब्बों का यहाँ पे कुल वजन कितना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ वैगन। मास ऑफ वैगन, वैगन जो हमारे ट्रेन के पीछे डब्बे होते हैं उनको बोला गया है। तो मास ऑफ वैगन यहाँ पे कितना है, हर एक डब्बा यहाँ पे 2000 किलोग्राम का है और टोटल डब्बे यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर जो टोटल डब्बों का वजन हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 किलोग्राम हो जाएगा। 5 हमारे डब्बे हैं और हर एक डब्बे का वजन यहाँ पे कितना है 2000 किलोग्राम है। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ वैगन यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे एक्सीलरेशन, देख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ से हम एक्सीलरेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे हमारा कितना था
फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा था 35,000 न्यूटन। जैसे कि हमने पहले वाले इक्वेशन में निकाला था, पहले वाले पार्ट में जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स था वो यहाँ पे कितना था, 35,000 न्यूटन था। और नीचे हमारा जो मास लग रहा था वो हमारे यहाँ पे कितना लग रहा है, 10,000 किलोग्राम लग रहा है। कितना लग रहा है, 10,000 किलोग्राम लग रहा है। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके काट लेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और यहाँ पे 10 डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूनिट आ जाएगी एक्सेलरेशन की। होप आपको ये बी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसका सी पार्ट। और सी पार्ट में बोला गया फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो यहाँ पे जो वैगन 1 का फोर्स लग रहा है वैगन 2 पे वो कितना लग रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। एक्चुअली मुझे फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 पे नहीं लगेगा, बाकी के डब्बों पे भी लगेगा, इसलिए हमें यहाँ पे सबका मास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा हमारा मास ऑफ 4 वैगन, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बाकी डब्बे थे पांचों सटे हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे चारों डब्बे का भी मास लगेगा। तो ये हमारा पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारा 1 2 3 4 5 है और यहाँ सब आपस में अटैच हैं। तो यहाँ पे हमें बताना क्या, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो यहाँ पे फर्स्ट का फोर्स सेकंड पे कितना लग रहा है। एक्चुअली में ये डब्बे भी यहाँ पे कनेक्ट हैं, इसलिए हम यहाँ पे मास ऑफ 4 वैगन लेंगे और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास ऑफ यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, 4 वैगन ले रहे हैं। तो मास ऑफ 4 वैगन एक्चुअली में यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2000 का हमारा एक वैगन था, तो 2000 इंटू 4 यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 8000 किलोग्राम हो जाएंगे। और इंटू एक्सेलरेशन अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला, 3.5। तो यहाँ पे मास ऑफ 4 वैगन कैसे निकाला, क्योंकि हमारा 2000 का एक डब्बा था, इंटू 4 कर देंगे, इसलिए यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 8 से, तो 3.5 को यहाँ पे 8 से कर लेते हैं, कितना होता है, ये हमारा 5 है। तो 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी गया और 8 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 और 4 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और यहाँ पे 3 जीरो और आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 28,000 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28,000 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 कितना लग रहा है हमारा, 28,000 न्यूटन लग रहा है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल का जो यहाँ पे मास है वो कितना है, यहाँ पे 1500 किलोग्राम है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फोर्स बताना है व्हीकल और रोड के बीच में, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है नेगेटिव में 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास गिवन है, मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1500 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मास हमें गिवन है कितना, 1500 किलोग्राम, जो कि ऑटोमोबाइल व्हीकल का है। और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे नेगेटिव में गिवन है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब वो रिटार्डेशन हो गया। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और मास हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है। और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 1.7। इसको यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 15 को हम 1.7 से कर देते हैं और आगे 2 जीरो लगा लेंगे। तो 7 5 या 35, यहाँ पे 3 कैरी गया, 7 1 10 और यहाँ पे हमारा आ गया 15। तो 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आ गया 2 5 5 और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगा था और यहाँ पे 2 जीरो और आ रहे हैं। तो सिंपल है 25 और यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा और लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2550 न्यूटन। और आंसर हमारा जो आएगा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.7 जो था वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा था, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में कर देते हैं। तो इतना हमारे यहाँ पे नेगेटिव का आ गया, माइनस का 2550 न्यूटन। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका मोमेंटम बताना है और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मास एंड वेलोसिटी दे रखा है। तो मास को हमने यहाँ पे किससे डिनोट कर रखा है, m से कर रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मास को हमने यहाँ पे m से डिनोट कर रखा है एंड जो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है इसको हमने यहाँ पे किससे डिनोट कर रखा है, v से डिनोट कर रखा है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, मोमेंटम बताना है। तो जो यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है, या नॉर्मल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको mv लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। और डी में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मोमेंटम का फॉर्मूला दे रखा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वुडन कैबिनेट है एंड इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या कह सकते हैं इसमें हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं एंड वो फोर्स हमारे यहाँ पे कितना है, 200 न्यूटन का है। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, वुडन कैबिनेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, वुडन कैबिनेट एंड इस पे जो हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे यहाँ पे 200 न्यूटन का है। तो 200 न्यूटन का यहाँ पे वुडन कैबिनेट पे फोर्स लगने पे ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे की डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे वुडन कैबिनेट है वो हमारे यहाँ पे कब मूव करेगा, जो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाइड करेंगे एंड जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे यहाँ पे बराबर होगा जब जाके हमारे यहाँ पे वुडन कैबिनेट है वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी हमारे यहाँ पे कितना होगा, 200 न्यूटन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाइड करेंगे, जो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाइड करेंगे वो हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, वो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। जब जाके जो हमारे यहाँ पे वुडन कैबिनेट है वो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसके स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास यहाँ पे 1.5 किलोग्राम है और स्ट्रेट लाइन में मूव करते बट अपोजिट डायरेक्शन से। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। तो यहाँ पे टकराने से पहले जो उनकी वेलोसिटी थी वो यहाँ पे कितनी थी, 2.5 मीटर पर सेकेंड थी, और टकराने के बाद वो दोनों आपस में चिपक गए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी बतानी है जब यहाँ पे आपस में वो टकरा चुके थे। अब देखते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन वैल्यू दे रखी है। हमें दे रखा है m1 कितना दे रखा है हमें, 1.5 किलोग्राम, और यहाँ पे जो पहले ऑब्जेक्ट का था वो भी सेम था और दूसरे ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे सेम था। तो m2 भी यहाँ पे कितना होगा हमारा, 1.5 किलोग्राम ही होगा। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u1 कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, जो कि यहाँ पे कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम था वो यहाँ पे कितना था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था वो यहाँ पे कितना था, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहाँ पे m1 हमें कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, और यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इनिशियल वेलोसिटी से जो कि 2.5 दे रखा है, प्लस m2 हमें यहाँ पे दे रखा है 1.5 और u2 हमें नेगेटिव में दे रखा है माइनस का 2.5। इसको यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कैसे कटेंगे वो यहाँ पे हमें देखना है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा, 3.75 आएगा। कितना आएगा, 3.75। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2.5 है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.75, और दोनों आपस में कट के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बताना है। ये हमारा क्या था, बिफोर कोलिजन था। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ध्यान से करना है इसको, कितना मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका फॉर्मूला होता है हमारा m1v1 प्लस m2
V2 होता है। अब यहाँ पे V1 V2 सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपस में क्या हो गया, वो दोनों चिपक गए, स्टिक हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, V कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M2। क्या हो जाएगा हमारा, M1 प्लस M2। और इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, M1 प्लस M2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 3 किलोग्राम, तो यहाँ पे 3V हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको और कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यहाँ पे आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा, हमारे आफ्टर कोलिजन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आफ्टर और यहाँ पे कोलिजन, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन यहाँ पे जो था हमारा कितना था मोमेंटम, यहाँ पे हमारा था मोमेंटम जो था 0 था, कितना था 0 था। और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वो हमारे यहाँ पे क्या था 3V था, 3 और V था। अगर मैं यहाँ से V निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी निकलेगी वो यहाँ पे कितनी निकलेगी, 0 मीटर पर सेकेंड निकलेगी। कितनी निकलेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कंबाइंड ऑब्जेक्ट के आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो हमें यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, पुश बैक करता है। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। तो यहाँ पे बोला गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रक है, और वो हमारे यहाँ पे रोड के किनारे पे क्या किया गया, पार्क किया गया, बट वो यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। तो उसको यहाँ पे एक स्टूडेंट ने जस्टिफाई कर रखा है। A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ने वो जस्टिफाई किया कि यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे और वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रक मूव नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे ये ट्रक है ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे ट्रक है, और ट्रक जो है सिंगल ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट के द्वारा जो यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है, इसके लिए हमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, जब जाके हमारे यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा एंड वो आपस में कैंसिल हो पाएंगे। तो ये रीजन हमारे यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है वो हमारे यहाँ पे एक बॉडी में नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे ट्रक है, तो जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन वो हमारे यहाँ पे ट्रक पे नहीं लगेगा। तो उसमें हमारे यहाँ पे दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका यहाँ पे जो सही रीजन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे पुश या जो फोर्स लगेगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, काफी कम होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, ट्रक के टायर पे लग रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रक है वो हमारे यहाँ पे प्रोबेबली क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुश, एज कम्पेयर टू पुश फोर्स। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा एंड इसके स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक हॉकी बॉल है जिसका मास यहाँ पे 200 ग्राम है, वो यहाँ पे ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और एक हॉकी स्टिक से उसे यहाँ पे स्ट्रक मतलब वहाँ पे उसको मारने के बाद वो यहाँ पे अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न करती है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो यहाँ पे उसके मोमेंटम में क्या चेंज आया जब यहाँ पे हॉकी स्टिक से उसको यहाँ पे स्ट्रक किया गया, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो हमें यहाँ पे मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, बॉल का मास हमें दे रखा है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम।
और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। और जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वो ओरिजिनल पाथ से रिटर्न आ गया था। तो जब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम बतानी है और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी जो कि यहाँ पे u थी, तो मास यहाँ पे कितना 0.2 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 10 है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे हमें बताना है फाइनल मोमेंटम। तो देखते हैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा। तो फाइनल मोमेंटम का भी यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी। तो मास तो हमारे यहाँ पे सेम ही रहेगा 0.2, बट वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिव का 5 हो जाएगी। और यहाँ पे आंसर जो हमारा आएगा कितना आएगा माइनस का 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कितना आएगा माइनस का 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। अब यहाँ पे हमें बताना था कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा, जो डिफरेंस भी सेम चीज़ होती है, या मोमेंटम में चेंज बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम में हमारा कितना चेंज आया वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस या मोमेंटम में चेंज सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल था और यहाँ पे फाइनल था आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 + 1। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक्स एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। तो यहाँ पे बुलेट का मास 10 ग्राम है, वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वुडन ब्लॉक जो कि रेस्ट पोजीशन में था उस पर जाके लगता है और बुलेट वहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है 0.03 सेकेंड में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना है जब वहाँ पे बुलेट ब्लॉक में जाके लगती है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और यहाँ पे हमें फोर्स बताना है कि यहाँ पे वुडन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा जब वहाँ पे बुलेट जाके लग जाएगी। तो अब इसको यहाँ पे करेंगे हम इसको सॉल्व। तो देखते हैं हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो हमें यहाँ पे मास ऑफ बुलेट दे रखा है जो कि यहाँ पे कितना है 10 ग्राम है। कितना है यहाँ पे 10 ग्राम है। इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे जो कि 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। और इसकी यहाँ पे बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे कितनी रखी है 150 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। और टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है उसको स्टॉप होने में, यहाँ पे लग रहा है 0.03 सेकेंड। कितना लग रहा है 0.03 सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसकी वजह से वहाँ पे हम क्या निकाल पाएंगे एक्सलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है v = u + at। यहाँ से हम क्या निकालेंगे एक्सलेशन निकालेंगे। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी 0 थी और यहाँ पे 150 जो था इनिशियल वेलोसिटी थी। एक्सलेशन हमें निकालना है। टाइम हमें यहाँ पे गिवन है कितना 0.03। तो एक्सलेशन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 150 हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे कि यहाँ पे पॉइंट हट जाए और यहाँ पे हमारा बचेगा 15000 और नीचे हमारा बचा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा जो कि नेगेटिव में आएगा। तो एक्सलेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस बतानी है और फोर्स बताना है। क्या क्या बताना है हमें डिस्टेंस बतानी है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और फोर्स बताना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम वहाँ पे डिस्टेंस निकाल पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है।
थर्ड इक्वेशन ही लिख देता हूँ मैं सिर्फ, जो कि यहाँ पे क्या था हमारा v² माइनस का u² इक्वल टू 2a/s थी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे कितनी थी 150 का होल स्क्वायर थी। और यहाँ पे 2 और एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे नेगेटिव का 5000 निकला है, और इनटू s जो कि हमें निकालना है। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और जो कि नेगेटिव का साइन लगेगा यहाँ पे 225, और यहाँ पे 0 लग रहा है तो 0 का स्क्वायर यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 को -5 से करना तो -10, और आगे कितने 3 0 लग रहे हैं यहाँ पे, और ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई में है। और अब यहाँ पे हमें s निकालना है, तो s इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 22500, और यहाँ पे 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे 0 से 0 कटा, और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस निकल गया 2.25 मीटर। कितना निकल गया हमारा 2.25 मीटर निकल गया। अब हमें यहाँ पे क्या बताना था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना था। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। और मास हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 0.01 किलोग्राम दे रखा है बुलेट का, और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 5000 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था तो 2 डिजिट यहाँ से हम गायब कर देंगे, और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 50 न्यूटन। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पे कितना है 1 किलोग्राम है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो जाके टकरा जाती है किससे, एक वुडन ब्लॉक से जिसका मास यहाँ पे कितना दे रखा है 5 किलोग्राम दे रखा है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और दोनों वहाँ पे क्या होते हैं मोशन में आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो यहाँ पे हमें बिफोर कोलिजन मोमेंटम बताना है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बताना है। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी बतानी है दोनों की ऑब्जेक्ट मिला के, ठीक है। तो करते हैं इसको कैलकुलेट और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन दे रखा है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन दे रखा है। तो हमें यहाँ पे मास दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना रखा था 1 किलोग्राम दे रखा है, और जो वेलोसिटी हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे m2 जो हमारा होगा वुडन ब्लॉक का मास होगा, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा था 5 किलोग्राम। बट यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, जो ऑब्जेक्ट था वहाँ पे जो यहाँ पे मूव कर रहा था 1 किलोग्राम के मास से, वो यहाँ पे क्या होगा दोनों आपस में चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम ऐड हो जाएगा। तो टोटल वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा m2 का 6 किलोग्राम हो जाएगा वुडन ब्लॉक, प्लस जो यहाँ पे स्टिक हो गया था मास 1 किलोग्राम, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसका मास 1 किलोग्राम था और वुडन ब्लॉक का 5 था, तो दोनों प्लस होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी v2 बतानी है। वेलोसिटी v2 हमें यहाँ पे नहीं पता, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे निकालना था। तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्लियर है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट या कोलिजन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट लिख लेता हूँ, दोनों एक ही बात है। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट जो होगा यहाँ पे क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 v1 हो जाएगा बिफोर कोलिजन। तो m1 यहाँ पे कितना है 1 है और वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे मोमेंटम जो होगा यहाँ पे बिफोर इम्पैक्ट था, और आफ्टर इम्पैक्ट हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिफोर इम्पैक्ट ऑफ मोमेंटम जो भी निकालना था, और आफ्टर इम्पैक्ट। तो बिफोर और आफ्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। तो करते हैं इसको कंपेयर। तो बिफोर इम्पैक्ट जो होगा हमारे यहाँ पे क्या था m1 v1 था, और आफ्टर इम्पैक्ट यहाँ पे क्या था m2 v2 था।
तो m1v1 हमारा तो यहाँ पे निकल गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और m2 हमें यहाँ पे गिवन है कितना 6 किलोग्राम, और v2 हमें यहाँ पे निकालना है, तो v2 आराम से निकल जाएगा। तो v2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/6, और काट पीट के यहाँ पे बचेगा हमारा 5/3 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो 5/3 मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू आई है, हम यहाँ पे आफ्टर इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आफ्टर इम्पैक्ट का जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो हमारा यहाँ पे क्या था, m2v2 था। क्या था हमारा, m2v2 था, और m2 तो हमें पता है कितना था हमारा 6 किलोग्राम, और v2 अभी हमने निकाला 5/3, और यहाँ पे 3 2 जा 6, ये भी हमारा कितना निकलेगा 5 2 जा 10, तो ये भी हमारा निकल गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर इम्पैक्ट बिफोर इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होगा हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके हमने क्या निकाला था, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली थी, जो कि कितनी थी हमारी 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे बोला भी था कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितनी होगी 5/3 मीटर पर सेकेंड होगी, और मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इतना होगा, और आफ्टर इम्पैक्ट 10 किलोग्राम, दोनों यहाँ पे क्या होगा सेम होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास यहाँ पे कितना दे रखा है 100 किलोग्राम दे रखा है, और वो क्या कर रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सलेट कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो रही है 8 मीटर पर सेकेंड हो रही है, और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना है 6 सेकेंड है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बताना है ऑब्जेक्ट का। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें फोर्स बताना है कि यहाँ पे फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास दे रखा है, मास हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 100 किलोग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 100 किलोग्राम दे रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे कितना दे रखा है 6 सेकेंड दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, पहले हमें मोमेंटम निकालना है इनिशियल का, फिर हमें यहाँ पे किसका निकालना है फाइनल का निकालना है P2, और यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है कि कितना एक्सर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम निकाल लेता हूँ मैं। तो इनिशियल मोमेंटम का यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनिशियल मोमेंटम, जिसको यहाँ पे हम P1 बोलेंगे। तो P1 हमारा यहाँ पे क्या होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो कि u थी, और मास हमें यहाँ पे कितना रखा है 100 दे रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे कितनी रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम निकाल लेंगे फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम को हम यहाँ पे P2 बोलेंगे। तो P2 जो हमारा होगा वो हमारा यहाँ पे निकलेगा m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो हमारे यहाँ पे सेम ही था, बट वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई थी चेंज हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी 8 हो गई थी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं निकालना, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो फोर्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और मास तो हमें गिवन है, कितना गिवन है 100, और एक्सेलरेशन का जो होता है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं v और u की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी 8, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 5, और विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम यहाँ पे कितना दे रखा था 6 दे रखा था। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे तो हमारी जगह बची नहीं है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100, और 8 माइनस 5 कितना होता है हमारा 3, और नीचे आ जाएगा हमारा 6, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 50। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वहाँ पे क्या होती है न्यूटन होती है। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना निकल गया 50 न्यूटन निकल गया, और जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था वो हमारा कितना निकल गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम था वो निकल गया हमारा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। तो यहाँ पे तीन जने हैं, अख्तर, किरण एंड राहुल, जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोटर कार में बैठे हैं। मोटर कार मतलब नॉर्मल कार हो गई, जो कि यहाँ पर एक्सप्रेस वे में काफी तेजी से जा रही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे एक इंसेक्ट है वो उनकी विंड सील से टकराता है और वो उनकी विंड स्क्रीन पे क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है, अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पोल्डरिंग ओवर द सिचुएशन। तो दोनों लोग यहाँ पे सोचने लगते हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ है। किरण suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car। तो जो यहाँ पे किरण होता है वो यहाँ पे कहता है कि जो यहाँ पे इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम था वो यहाँ पे कार के मोमेंटम से काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो हमारे यहाँ पे विंड स्क्रीन में क्या हो गया, स्टक हो गया है। अख्तर बोलता है कि ऐसा नहीं है, जो हमारे यहाँ पे कार के मोमेंटम या कह सकते हो जो कार की वेलोसिटी थी वो हमारे यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंसेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum। तो जो यहाँ पे राहुल है इसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो यहाँ पे दोनों से काफी अलग रहता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पे जो कार एंड इंसेक्ट है दोनों का जो मोमेंटम था वो हमारे यहाँ पे क्या था, सेम था, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे मर चुका है। कमेंट ऑन दिस सजेशन। तो यहाँ पे तीनों में से किसका सजेशन सही होगा वो हमें यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे किरण के सजेशन की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, किरण के सजेशन की। किरण ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो यहाँ पे इंसेक्ट का काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मर गया। जबकि ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ऐसा नहीं है, जो यहाँ पे इंसेक्ट की मोमेंटम थी वो यहाँ पे ज्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू कार। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट हम यहाँ पे अख्तर के लेके चलेंगे। अख्तर ने यहाँ पे बोला था कि जो यहाँ पे मोमेंटम है वो हमारे यहाँ पे कार की ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंसेक्ट, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे मरा था। तो इसका स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, राहुल की बात करेंगे। तो राहुल ने यहाँ पे बोला कि इंसेक्ट एंड कार दोनों का मोमेंटम यहाँ पे क्या था, सेम था, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों पे सेम फोर्स लगा एंड यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मर गया। इसमें हमारे यहाँ पे राहुल का स्टेटमेंट सही होगा। जो हमारे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम था वो यहाँ पे क्या था, दोनों का सेम था, बट जो यहाँ पे डायरेक्शन थी वो हमारे यहाँ पे क्या थी, अपोजिट थी। एंड इसके स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करके बतानी है और डंबल का जो वेट है वहाँ पे कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम दे रखा है। अगर वो फ्लोर से नीचे की तरफ 80 सेंटीमीटर हाइट पे नीचे गिरता है और वहाँ पे हमें एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो हमें वहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करके बताना है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन दे रखा है। हमें डंबल का वेट दे रखा है, मास जो कि कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम दे रखा है। और जो हाइट है वहाँ पे कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे डिस्टेंस भी ले सकते हैं क्योंकि हाइट और डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही होगी। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वो यहाँ पे क्या था, रेस्ट पोजीशन में था। अब यहाँ पे हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वहाँ पे हम क्या निकाल पाएंगे, वेलोसिटी निकाल पाएंगे ईजिली। और वहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दे रखा है और एक्सेलरेशन भी दे रखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे जो v² दे रखा है वो हमें यहाँ पे नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट वैल्यू लिख के v² ही लिख देंगे। u² जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे 0 थी, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू और 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे कितना रखा है, 10 दे रखा है। और डिस्टेंस हम हाइट को ही लेंगे जो कि यहाँ पे कितनी है, 0.8 है। अब यहाँ पे v² ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, 0 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है तो 10 टू जा 20 और 20 को यहाँ पे किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 को यहाँ पे किससे करना है, 0.8 से करना है।
तो यहाँ पे वैसे आएगा हमारा A2 जब 160 हो जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट की वजह से 16 ही बचा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। और यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 4 होती है। और वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पे कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम को पहले पी से डिनोट करते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास तो हमें गिवन है जो कि कितना था, 10 था, और वेलोसिटी अभी हमने निकाली जो कि कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे।